So our topic for today is chronic hypertension, gestational hypertension, preeclampsia and eclampsia. Very important topic. ठीक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ. ठीक है. सो क्रॉनिक हाइपरटेंशन का आपको पता होगा, मेडिसिन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसके दो टाइप ऑफ होता है कॉजेस. किस वजह से होते हैं कि एसेंशियल हाइपरटेंशन एंड द अदर थिंग इज़ सेकेंडरी. एसेंशियल मींस पेशेंट में कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, पेशेंट की एज या पर्सनालिटी को हम कहते थे कि टाइप ए पर्सनालिटी जिनकी हो तो उनमें होता है. ठीक है. एंड सेकेंडरी वो वाली जो कॉजेज़, फॉर एग्जांपल ऑटो इम्यून कॉजेज़ हो गई. ठीक है. मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड एड्रीनल कॉजेज़ हो सकते हैं, रीनल कॉजेज़ हो सकते हैं. ठीक है. सो इन पर आज हम पढ़ेंगे इन प्रेगनेंसी में. ठीक है. हम उसको हम कहेंगे कि दिस इज़ क्रॉनिक. लेबल हम किस तरह करेंगे कि ये क्रॉनिक हाइपरटेंशन है या नहीं, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन. ठीक है. सो क्रॉनिक हाइपरटेंशन इंसिडेंस इज़ 1 to 5% एंड इनमें जो है कि सुपर इम्पोज प्रीक्लेम्शिया के चांसेस इसमें 20% है. ठीक है. ये आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा होगा. ठीक है. इंसिडेंस कितना है, 1 to 5% है एंड सुपर इम्पोज प्रीक्लेम्शिया के चांसेस इसमें कितने होते हैं, 20% होते हैं. ठीक है. सो क्रॉनिक हाइपरटेंशन हम पेशेंट हमारे पास आ गई है. ठीक है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, 7 वीक्स है, 8 वीक्स है, जो भी है. ठीक है. उसके साथ हमारे पास आ गई है. सो डेफिनेशन इज़ हाइपरटेंशन बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. सो हम ऐसी पेशेंट को लेबर करेंगे क्रॉनिक हाइपरटेंशन. ठीक है. मैंने आपको बताया भी था जिस डायबिटीज़ के लेक्चर में कि इन दो को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. डायबिटीज़ वाले में जैसी प्रेगनेंसी में हो जाए उनको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस लेबल करते हैं, लेकिन हाइपरटेंशन वाले में अगर हमारे पास बिफोर 20 वीक्स आ जाए तो क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, आफ्टर 20 वीक्स आ जाए सो दिस इज़ एसेंशियल हाइपरटेंशन. ओके. सो इट मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी. शुड बी डन प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग. आपके पास पेशेंट आई है. ठीक है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या उसके पेशेंट की यूपीटी पॉजिटिव आ गई है तो आपने पूरी हिस्ट्री लेनी है उनके. आपने ड्रग्स पूछने कि वो कौन कौन से ड्रग्स ले रही है. ठीक है. सो पहले आपने उसको प्रॉपर एग्जामिनेशन करनी है. ठीक है. उनके सारे लैब्स आपने भिजवाने एंड ऑर्गन एवेलुएशन क्रॉनिक हाइपरटेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. इनमें क्या होता है कि बेसिकली जो हाइपरटेंशन है आपको पता है कि आइस रेटिनल वेसल्स को इफ़ेक्ट करता है, आइस के मतलब आई इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें. दूसरा है कि रीनल इन्वॉल्वमेंट होती है. ठीक है. क्रॉनिक हाइपरटेंशन के जो एंड ऑर्गन इवेलुएशन वो आपने मस्ट करने, सारे इन्वेस्टिगेशंस आपने करने, लिवर वाले सारे इन्वेस्टिगेशन आपने करने, रीनल इन्वेस्टिगेशन करने हैं एंड द अदर थिंग इज़ एवेलुएशन बाय ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट फॉर एनी रेटिनोपैथी और AV हेमरेजेस. क्योंकि अगर पेशेंट में फॉर एग्जांपल क्रॉनिक हाइपरटेंशन है और कोई रेटिनोपैथी वगैरह हो तो ऐसे पेशेंट में यूजुअली हम प्रेगनेंसी एडवाइस नहीं करती क्योंकि ये भी इफेक्ट करता है बेबी को. ठीक है. सो ड्रग्स आपने रिव्यू करने हैं. AC इनहिबिटर एंड ARBs आपने नहीं देनी, कंजेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज करती है मोस्टली. रीनल जो नॉर्मलीज है वो कॉज करती हैं. तो ये भी आपको याद होनी चाहिए कि AC इनहिबिटर्स बेसिकली ओलिगो कॉज करता है और रीनल बेबी के रीनल्स को इफ़ेक्ट करता है, किडनीज को इफ़ेक्ट करता है. ठीक है. एसेस कोमॉर्बिडिटीज़, ओबेसिटीज़, रीनल एंड डायबिटीज़. यूजुअली क्रॉनिक हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज़ भी कंसाइड करता है. ठीक है. ठीक है. सो उसके बाद फिर हम ऑल शुड रिसीव. इन पेशेंट्स में हम क्या करते हैं, इनको हम एस्प्रिन स्टार्ट करवा देते हैं. ठीक है. क्योंकि इनमें भी वेस्कुलेचर्स में हमारे पास इनका इशू होता है तो इस वजह से एस्प्रिन क्या करता है ताकि ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से थ्रू प्लेसेंटा में जाए. क्योंकि इनमें चांस होता है क्रॉनिक हाइपरटेंशन के साथ ज़्यादा चांसेस होते हैं इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन. तो इनमें हम लो डोज एस्पिरिन स्टार्ट करवा देते हैं फ्रॉम 12 वीक्स ऑनवर्ड. और ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट है, 10% चांस रिडक्शन इन डेवलपिंग प्रीक्लेम्शिया. ठीक है. क्योंकि हमने ये बताया है कि सुपर इम्प्रूव प्रीक्लेम्शिया के चांसेस 20% है. तो हम बेसिकली प्रीक्लेम्शिया को बचाने के लिए हम इनको एस्पिरिन स्टार्ट करवाते हैं. और सेकंड इसका क्या होगा कि हम
इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन को भी प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। सो एम टू कीप ब्लड प्रेशर less than 150/100 is essential and 140/90 mm of Hg in secondary hypertension, ठीक है। बेसिकली हाइपरटेंशन हम किन लोगों को लेबल करेंगे जिनका बीपी मोर देन 140/90 आ जाए, ठीक है, ऑन डिफरेंट ओकेजन, तो उनको हम फिर हाइपरटेंशन लेबल करते हैं, ठीक है। सो इनमें हमें ज़्यादा क्या करना होता है कि बीपी को बहुत ज़्यादा हमने कम नहीं करना होता, बिकॉज इनमें क्रॉनिक हाइपरटेंशन में इनका क्योंकि मेंटेन रहता है बहुत हाई बीपी, तो इनमें फिर अगर आप बहुत ज़्यादा कम करेंगे तो फिर इनका ब्रेन पे इनका इफेक्ट होता है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट इनकी वजह से होते हैं, तो इनका आपने बहुत ज़्यादा बीपी कम भी नहीं करना है, ठीक है। इनके क्या करेंगे आप, डॉपलर करेंगे टू मॉनिटर फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन एंड फ्रीक्वेंट मैटरनल विजिट्स, ठीक है। इनमें अक्सर अगर क्रॉनिक हाइपरटेंशन में हम अगर कोई रिस्क फैक्टर्स हो ना तो उनमें हम फिर यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करते हैं। जैसा कि अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट की एज अगर बहुत ज़्यादा है, एज मोर देन 35 इस तरह होगा, या अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी में प्री क्लेम्शिया है, पेशेंट स्मोकर है, ठीक है, या प्राइमरी ग्रेविडा है, तो ये एक रिस्क फैक्टर है, तो इन केसेस में हम यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी आपके पास एक क्रॉनिक डिजीज़ है, ऑलरेडी वेसल्स इफेक्ट हो चुके हैं, तो फिर यूट्राइन आर्टरी डॉपलर का कोई रोल नहीं है, फिर हम यूजुअली अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर करते हैं। यूट्राइन आर्टरी हम तब करते हैं कि हम देख लें कि इसमें प्री क्लेम्शिया के चांसेस कितने हैं। लेकिन एक दफ़ा आपके पास क्रॉनिक हाइपरटेंशन हो गया है तो उसमें तो बताया गया है कि वो 40% चांस है 20% चांस है कि ये प्री क्लेम्शिया में चेंज हो सकता है, तो इसकी वजह से हम फिर इनमें अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर ही करते हैं, यूट्राइन आर्टरी हम नहीं करते, ठीक है। फ्रीक्वेंट मैटरनल विजिट करेंगे और बेसिकली टाइम ऑफ डिलीवरी यूजुअली अगर पेशेंट ठीक है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, हम यूके वाले जो फॉलो करते हैं वो तो बेसिकली इनके ऐसे अच्छे नर्सरीज़ है तो वो फिर 37 ये लोग कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आप 38 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर बीपी कंट्रोल है पेशेंट का 38-39 तक आप स्मूथली जा सकते हैं, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, आपने ड्रग क्या चेंज करना है प्रेगनेंसी में, जो हमारे पास है, हम आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में भी, कि उसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो हमारे पास है, फर्स्ट लाइन जो हमारे पास है वो लेबेटोलॉल है, ठीक है। हम लेबेटोलॉल स्टार्ट करवाएंगे और अगर उसके साथ ठीक नहीं है तो फिर हम सेकंड लाइन की तरफ जाएंगे जो हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या मिथाइल डोपा, ठीक है। हम ये कंटिन्यू करते रहेंगे फिर, और जैसे ही प्रेगनेंसी पेशेंट डिलीवर हो जाए तो फिर आपने मिथाइल डोपा को स्टॉप करना है, बिकॉज मिथाइल डोपा के साइड इफ़ेक्ट होता है कि ये डिप्रेशन कॉज करता है, तो हम फिर स्टॉप करवा देते हैं। मेडिकल रिव्यू आपने कब करवाना है, 6 to 8 वीक्स पे, ठीक है। जैसे कि हमने डायबिटीज़ और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस में मैंने आपको बताया, और इसमें भी आपने मस्ट मल्टीडिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व करना है और फिर आपने रिव्यू करवाने 6 to 8 वीक्स पे, ठीक है। अब ये दूसरा है कि ये इसी में सारी वही बातें लिखी हुई कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन क्या है, एंड फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या है कि आफ्टर 20 वीक्स विदाउट सिग्निफिकेंट प्रोटीनूरिया, इसके डेफिनेशंस आपको आ सकते हैं, आपके लेवल पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो विदाउट प्रोटीनूरिया जो होगा तो दिस इज़ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ओके। So gestational hypertension is relatively common as most units will assess women identify in the community and their day unit. However, the first assessment is of proteinuria to identify those with preeclampsia. In the absence of proteinuria, NICE clinical guidelines recommend an integrated package of care dependent on blood pressure. ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट आपके पास आ गई है, ठीक है, तो फिर उसका हम आप ब्लड प्रेशर देखेंगे और सारे टेस्ट आप करवाएंगे, ठीक है। एक पेशेंट आपके पास आई है, उसका बीपी ज़्यादा है, तो फिर आपने उनके आफ्टर 20 वीक्स, तो इसमें फिर आपने उनका मस्ट आपने यूरिन फॉर एल्बुमिन करना है या यूरिन फॉर प्रोटीन्स आपने मस्ट करना है, क्योंकि आपने प्रोटीनूरिया को एक्सक्लूड करना है कि यूरिन में प्रोटीन्स तो नहीं आ रही। अगर यूरिन में प्रोटीन्स आ रही है तो इट मीन्स दैट द पेशेंट डेवलपिंग प्री क्लेम्शिया, ठीक है। जब बीपी ज़्यादा हो और साथ यूरिन में प्रोटीन्स आ जाए तो दिस इज़ ये हमारे पास प्री क्लेम्शिया होगा, और अगर विदाउट प्रोटीनूरिया होगा तो ये हमारे पास जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इफ़ ब्लड प्रेशर 140 to 149, 90 to 99, देन रिव्यू वीकली एंड टेस्ट फॉर प्रोटीनूरिया ओनली, ठीक है। इनको आपने अगर बीपी इस रेंज में आए तो आपने वीकली इनको रिव्यू करना है और प्रोटीनूरिया के लिए आपने
टेस्ट फॉर प्रोटीनूरिया ओनली एज डिस्क्राइब अबव, ठीक है। फिर आपने एज नीडेड, अगर पेशेंट में कोई सिम्टम्स हैं, पेशेंट को एडिमा डेवलप हो गया है, ठीक है, तो इसमें फिर आप कर सकते हैं। और अगर बीपी हमारे पास 150 to 159, 100 to 109, देन ट्रीटमेंट हमने तब स्टार्ट करनी है, ठीक है, के जब हमारे पास 150 to 159 हमारे पास अपर लिमिट हो, लोअर लिमिट 100 to 109, देन आपने लेबेटोलॉल से ट्रीटमेंट स्टार्ट करवानी है, ठीक है। इट्स द फर्स्ट लाइन। एंड आपका जो एम ऑफ ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 140 to 150, एंड डायस्टोलिक आपके पास 80 to 100 mg ऑफ होना चाहिए, ठीक है। इनके साथ फिर आपने चेक फॉर यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट, लिवर फंक्शन टेस्ट, फुल ब्लड काउंट वंस, एंड देन रिव्यू ट्वाइस वीकली टेस्टिंग फ्रॉम प्रोटीनूरिया ओनली। क्योंकि आपने इस वजह से जब भी आपके पास ऐसे पेशेंट आ जाए तो आपने इनको फॉलो अप पे बुलाना है, ठीक है। इनमें ऐसी पेशेंट आप आएंगी तो प्रॉपर आप पूरा एग्जामिनेशन करेंगे, एडिमा के लिए देखेंगे। अगर आप सस्पेक्ट कर रही हैं तो आपने हर विज़िट पे आपने उनका प्रोटीनूरिया करवाना है, ठीक है। क्योंकि हम देखेंगे कि पेशेंट का प्री क्लैम्शिया में ना चली जाए और या ना हेल्प में चली जाए, तो इस वजह से फिर आपने यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स और लिवर फंक्शन टेस्ट भी आपने करवाएं। हेल्प में क्या होता है कि आपके पास, ये हम डिटेल से अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अगर बीपी आपके पास मोर देन 160, 110, सो आपने पेशेंट को एडमिट करना है, ये आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास मोर देन, यूजुअली हमारे सेटअप में हम अगर हमारे पास 150 से अबव आ जाए तो हम यूजुअली एडमिट कर लेते हैं। अगर डायस्टोलिक हमारे पास 100 आ जाए तो हम उसी पे ही पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं, उनका हम 4 आली बीपी रिकॉर्ड करवाते हैं और फिर हम उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ के मतलब सिस्टम ठीक होगा, पेशेंट फॉलोअप के लिए आती होंगी, अपना रिकॉर्ड रखते होंगे, तो वो लोग अब रिकमेंडेड जो गाइडलाइंस कहते हैं कि आप अगर मोर देन 160, 110 हो तो आपने एडमिट करना है उनको, ठीक है। और फिर आपने उनको आईवी स्टार्ट करवाना है। जब आपका 160 और डायस्टोलिक 110 आ जाए, ठीक है, तो फिर आपने इनको आईवी लेबेटोलॉल देना है, ठीक है। आईवी लेबेटोलॉल आपने इनिशियली जो आपने डोज देनी है वो 20 mg देनी है, ठीक है। आईवी स्लो ओवर 15 मिनट्स, ठीक है, बहुत स्लो आपने देना है। फिर आपने टाइट्रेट करना है, अगर उसके साथ बीपी कम नहीं हो रहा तो फर्दर आपने 20 mg इंक्रीज़ करना है, 40 तक देना है। फिर अगर उससे ना हुआ तो 40 से आप 80 mg तक जाएंगे। मैक्सिमम डोज अगर आप दे सकते हैं, ठीक है, लेबेटोलॉल का, तो आप 220 mg तक जा सकते हैं, ठीक है, आईवी फॉर्म। और अगर उससे भी ना हुआ तो फिर आप ड्रिप में भी डाल के आप 100 ml और 100 mg आप लेबेटोलॉल ड्रिप में डाल के आप उनको बिल्कुल स्लो स्टार्ट करवाते हैं ताकि इनका इसके साथ बीपी कंट्रोल हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे पास है कि नो नीड फॉर लो डोज एस्पिरिन, ठीक है। इनमें हम क्योंकि प्रेगनेंसी में हो गए, ठीक है, और वेसल्स तो ज़्यादातर हमारे जो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं वो क्रॉनिक हाइपरटेंशन में, तो उनको हम लो एस्पिरिन स्टार्ट करवाते हैं कि प्री क्लैम्शिया के चांस कम हो, ठीक है, और IUGR। लेकिन इनमें प्रेगनेंसी में हो जाता है तो लेस लाइकली चांस होता है कि वेसल्स इफ़ेक्ट हो, तो इनमें एस्पिरिन का कोई रोल नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि वो लेट आपको प्रेजेंट लेट किया है पेशेंट, ठीक है। नो नीड फॉर हॉस्पिटल एडमिशन अनटिल अनकंट्रोल हाइपरटेंशन एंड प्री क्लैम्शिया डिरेंज आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशंस आ गई या पेशेंट आपके पास कंप्लेन कर रही है कि ब्लरिंग ऑफ विजन है, हेडेक है, पेन एपिगैस्ट्रियम, ये 3 पॉइंट अगर 3 सिम्टम्स आपको पेशेंट कहे तो ये बहुत अलार्मिंग साइन है, ठीक है। इसका मतलब है कि पेशेंट इमीडिएटली डेवलप कर सकती, मींस पेशेंट को प्रोटीनूरिया है और पेशेंट जल्दी डेवलप कर सकती है, पेशेंट एक्लैम्शिया में जा सकती है और पेशेंट हेल्प में जा सकती है। तो ऐसी पेशेंट को जब भी आपके पास ऐसी पेशेंट आए, कंप्लेन करे ब्लरिंग ऑफ विजन, हेडेक, पेन एपिगैस्ट्रियम, एडमिट करना है सारा, अपने जो बीपी लेना है, प्रोटीनूरिया करना है, और टू बी ऑन द सेफ साइड ऐसी पेशेंट को हम मैक्सेल्फ हम स्टार्ट करवा देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि टू प्रिवेंट एक्लैम्शिया, ठीक है। टाइमिंग एंड मोड ऑफ डिलीवरी, आप जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है तो सेफली आप इनको 39-40 तक आप ले जा सकते हैं। बस आपने इनका अपने 2 वीकली आपने फॉलो अप पे बुलाना है, ठीक है। पेशेंट डिलीवर होगी, फिर आपने यही एम आपका ये होगा कि बिलो 140/90 आपने बीपी को मेंटेन करना है, ठीक है। और अगर आप ओरल लेबेटोलॉल स्टार्ट करवा रहे, ठीक है, और उसके साथ बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा तो आपने डोज को इंक्रीज़ करना है, ठीक है।
लेबेटलॉल के डोज के साथ भी अगर वो पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो फिर ऐड ऑन आपने ड्रग्स करने हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऐड करना है, मिथाइल डोपा आपने इसी तरह पे टाइट्रेट करना है, ठीक है। ये ड्रग्स हैं, आप एक ड्रग से कंट्रोल नहीं हो रहा तो साथ फिर आप दूसरा ड्रग भी स्टार्ट करवा सकती हैं, ठीक है, और फिर आप एक तीसरा ड्रग भी स्टार्ट करवा सकती हैं अगर बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर आता है प्रीक्लैम्शिया। प्रीक्लैम्शिया के इंसिडेंस हैं 3 to 5% एंड रिकरेंस कितना है 16%, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अगर पेशेंट प्रीवियस प्रेगनेंसी अगर उनकी 28 वीक्स का बेबी डिलीवर हो गया है तो ड्यू टू प्रीक्लैम्शिया तो उनमें चांसेस फिर 55% है, ठीक है। ओवरऑल रिकरेंस 16% है, लेकिन अगर प्रीवियस बेबी 28 वीक्स पे डिलीवर हो गया है तो इनमें चांसेस फिर 55% है, ठीक है। प्रीक्लैम्शिया क्या है? hypertension after 20 weeks with significant proteinuria or maternal organ dysfunction. बेसिकली मैटरनल ऑर्गन डिसफंक्शन तब हम कहेंगे फिर वो पेशेंट हेल्प में प्रीक्लैम्शिया अलॉन्ग विथ हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अगर सिर्फ सिग्निफिकेंट प्रोटीन्यूरिया आए तो इनको हम प्रीक्लैम्शिया कहेंगे, और अगर साथ में पेशेंट ने मैटरनल ऑर्गन डिसफंक्शन हुआ है, ठीक है, रीनल इन्वॉल्वमेंट हुआ है, लिवर इन्वॉल्वमेंट हुई है, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ है या हेमेटोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ है तो फिर अलॉन्ग विथ हेल्प हो जाएगा, ठीक है। हेल्प सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, H फॉर हेमोलिसिस, E फॉर हेमोलिसिस एंड हेल्प लिवर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास रीनल इन्वॉल्वमेंट एंड न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, और उसके बाद हेमेटोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट प्रोटीन्यूरिया किसको कहते हैं, ठीक है। आप पेशेंट का क्या करवाएंगे? एक तो ये तरीका है कि आप उनका 24 आवर्स आपने पेशेंट को जार देना है और उसमें आपने इनको वो करवाना है, क्या कहते हैं, आपने पेशेंट को कहना है कि 24 आवर्स तक इस जार में उन्होंने यूरिन कलेक्ट करना है, ठीक है। 24 आवर्स के बाद आप लैब भिजवाएंगे और लैब में अगर आपके पास आ जाए कि मोर देन 30 mg प्रोटीन्यूरिया 24 आवर्स, तो दिस इज़ सिग्निफिकेंट प्रोटीन्यूरिया। और दूसरा, अगर फॉर एग्जांपल मोर देन 30 mg मिलीमोल यूरिनरी प्रोटीन क्रेट, ठीक है, ये आप करवा सकते हैं, और या मोर देन 8 मिलीग्राम 8 mg पर मिलीमोल यूरिनी एल्बुमिन क्रेट रेशो, ठीक है। ये आप ऑन द स्पॉट कर सकते हैं यूरिनी प्रोटीन क्रेट रेशो और एल्बुमिन, और लेकिन जो दूसरा वाला है तो इसमें आपने जो फर्स्ट वन है इसमें आपने 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन करें। बेस्ट यही है कि आप 24 आवर्स के लिए पेशेंट का यूरिन कलेक्ट कर लें, ये रिलायबल है। लेकिन आजकल जो हम करते हैं वो यूरिनी प्रोटीन क्रेट रेशियो है, और ये भी मतलब काफ़ी इसका रिज़ल्ट मतलब रिपोर्ट रिलायबल है, ठीक है। तो फिर आजकल हम यही करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ऐसे प्रोटीन्यूरिया के पास बीपी ज़्यादा है और पेशेंट का प्रोटीन्यूरिया है तो फिर आपने इस पेशेंट को मस्ट एडमिट करना है, ठीक है, बीपी रिकॉर्ड पे डालना है, और इनका आपने यूरिन एल्बुमिन जो है वो भी आपने करवाना है कि प्रोटीन के पेशेंट के उसमें एल्बुमिन तो नहीं आ रहा, या क्योंकि इसका मतलब है कि पेशेंट के प्रोटीन्स तो ज़्यादा नहीं हो रहे, तो आपने 6 आवर्ली आपने यूरिन एल्बुमिन पे भी डालने, स्ट्रिप्स पे जो हम देखते हैं, ठीक है। हमारे पास आप बार बार तो पेशेंट का यूरिन सैंपल नहीं भिजवा सकते लैब, तो इसके स्ट्रिप्स अवेलेबल हैं, तो उस पे आप देख सकते हैं कि कितना सिग्निफिकेंट वो प्रोटीन्यूरिया एल्बुमिन क्या कहते हैं प्रोटीन्स कितने जा रहे हैं, तो उसके अपने कलर्स होते हैं, तो वो फिर आपको बताता है कि हाँ सिग्निफिकेंट है या नहीं, ठीक है। उसमें ये होता है कि +1 है, +2 है, +3, तो इसी पे हम देखते हैं उसको, ठीक है। रिस्क ऑफ सुपर इम्पोज प्रीक्लैम्शिया इन मदर एंड फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इन फीटस, डॉपलर टू मॉनिटर फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन एंड फ्रीक्वेंट मैटरनल विजिट्स, इंक्रीज रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ विद सिवियर प्रोटीन्यूरिया लेवल ऑफ 5 ग्राम पर 24 आवर्स। अगर 3 ग्राम से ज़्यादा हो जाए या 5 ग्राम तक पहुंच जाए तो चांस ऑफ स्टिल बर्थ है। 37 माइल्ड टू मॉडरेट में क्या होता है कि आप माइल्ड ये होता है कि पेशेंट का इतना मतलब बीपी ज़्यादा होता है, प्रोटीन्यूरिया आपके पास +1 आ जाता है, ठीक है। बीपी मॉडरेट में भी प्रोटीन्यूरिया कम होता है, +1 +2 चलता है, लेकिन बीपी इनका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सिवियर में क्या होता है कि पेशेंट
पेशेंट सिम्टम्स डेवलप कर ले, जैसे हेडेक हो गया, पेन एपिगेस्ट्रियम हो गया, ठीक है, और ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाए, तो दिस इज़ सिवियर प्रीक्लैम्शिया, मींस पेशेंट का प्रोटीनूरिया बहुत ज़्यादा हो गया है, अब उस पर आपका मोर दैन 30 mg प्रोटीन्स आ रहे हैं, तो इसकी वजह से पेशेंट बहुत सिम्टोमेटिक हो गई है, ठीक है। तो फिर इनमें आपने क्या करना है, अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो आप 37-38 वीक्स तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर जैसी सिवियर है, पेशेंट को सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, पेन एपिगेस्ट्रिक हेडेक एंड ब्लरिंग ऑफ विजन, आपने जल्दी ऐसी पेशेंट का डिलीवरी प्लान करनी होती है, ठीक है, क्योंकि फिर चांसेस ऑफ क्या होते हैं, इंट्रायूट्राइन डेथ, स्टिल बर्थ के चांसेस होते हैं, ठीक है। और इसका क्या है कि जैसे ही प्लेसेंटा डिलीवर होता है तो यूजुअली these symptoms are resolved, preeclampsia resolve हो जाता है, ठीक है। Delivery of placenta is only intervention we need to resolution of both clinical and biochemical manifestation of preeclampsia. Active management of third stage of labor, oxytocin should be given, ergometrine should be avoided because this is further, ergometrine क्या करता है, पेशेंट का फर्दर बीपी इंक्रीज करेगा, तो हम इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। आपने पोस्टनेटली पेशेंट को इन प्रीक्लैम्शिया वाले पेशेंट को आपने पोस्टनेटली भी इनका बड़ा आपने ख्याल रखना होता है, इनका ऑब्ज़र्व करना होता है, क्योंकि इनमें बहुत चांसेस हैं कि ये डिटोरिएट कर जाए, ठीक है। तो ऐसी पेशेंट में आपने बहुत एहतियात करनी है, इनको आपने बीपी रिकॉर्ड पे रखना है, यूरिन एल्बुमिन पोस्टनेटली भी आपने इनको फिर रखना होता है। इनिशियल डिटोरिएशन इन द इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड बिफोर द रिकवरी फेज एंड ऑल सीरियस कॉम्प्लिकेशन कैन बी एनकाउंटर्ड एट दिस टाइम. In case of severe preeclampsia, decision to deliver the baby is made after stabilization of mother. Care is focused around fluid management, treatment of hypertension, prevention, treatment of eclamptic fits, and prompt recognition and supportive management of any complication which arise prior to recovery phase. ठीक है. बेसिकली एटियोलॉजी ऑफ प्रीक्लैम्शिया इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ये कैसे होता है, ठीक है. जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है, ठीक है. जेनेटिकली आपको मदर फैमिली हिस्ट्री आपकी अगर हो, क्रॉनिक हाइपरटेंशन प्रीवियस हिस्ट्री आपकी हो, ठीक है, तो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन की वजह से क्या हो जाता है कि फॉल्टी इंटरप्ले बिटवीन इन्वेडिंग ट्रोफोब्लास्ट एंड डिसिडुआ, ठीक है. इनमें क्या हो जाता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट और डिसिडुआ बनता है तो इनमें कोई इशू आ जाता है, सेकेंड ट्रोफोब्लास्टिक वेव प्रॉपर्ली नहीं बनता, तो जिसकी वजह से वेसल्स फ्रेजाइल होते हैं. तो और जब वेसल जब फ्रेजाइल होते हैं, हमारे पास जो प्लेसेंटा की जो वो है उसमें जो हमारे क्या कहते हैं प्लेसेंटा और यूट्रस के जो वो है, इसमें फिर आपके पास जब डेवलप हो जाए ये, तो इसमें स्पाइरल आर्टरीज जाती हैं, ठीक है. तो इसकी वजह से जब सेकेंड ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन नहीं होती, ठीक है, वो प्रॉपर्ली क्योंकि वेसल्स कमज़ोर होते हैं, ठीक है, प्रॉपर्ली इन्वेड नहीं करते, स्पाइरल आर्टरी फ्रेजाइल होते हैं, तो इसकी वजह से डिक्रीज ब्लड जाएगा बेबी को, और इसकी वजह से कुछ फैक्टर्स सर्कुलेटिंग फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं जो आपके एंडोथेलियल सेल को ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन कॉज हो जाता है, प्रोटीनूरिया, और बेबी की तरफ प्रॉपर ब्लड नहीं जाता, तो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, ठीक है. रिस्क फैक्टर फॉर आइडेंटिफाई वोमेन एट इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रीक्लैम्शिया, ठीक है. कौन से पेशेंट में चांसेस होता है कि इनमें प्रीक्लैम्शिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है. आपके पास अगर एनी सिंगल हाई रिस्क फैक्टर, हाइपरटेंशन डिजीज़ ड्यूरिंग अ प्रीवियस प्रेगनेंसी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ अगर पेशेंट को है, ऑटो इम्यून सच एज SLE और एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, और क्रॉनिक हाइपरटेंशन, और 2 और मोर मॉडरेट रिस्क फैक्टर, फर्स्ट प्रेगनेंसी, एज 40 और ओल्डर, प्रेगनेंसी इंटरवल मोर दैन 10 years, BMI ऑफ 35 और मोर एट फर्स्ट विजिट, फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीक्लैम्शिया एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी, ठीक है. अगर आपके पास ये फैक्टर्स हो तो इनमें चांस होता है इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रीक्लैम्शिया. तो अगर आपके पास ऐसी पेशेंट आ जाए, ठीक है, अगर उसको प्रीवियसली हाइपरटेंशन थी या किडनी ख़राब है, तो मैंने आपको बताया है कि अगर कोई अंडरलाइंग कोई कॉज हो पेशेंट की, या ऑटो इम्यून डिजीज़ वगैरह हो, तो इनमें वेसल्स ठीक नहीं होते प्रॉपर्ली, तो इनमें आप प्रोफाइलेक्टिकली आप एस्पिरिन इनको स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है, अगर ये रिस्क फैक्टर्स हुए. प्राइमरी ग्रेविडाई, एज 40 और ओल्डर है, या प्रेगनेंसी इंटरवल मोर देन, तो इनमें आप प्रोफाइलेक्टिकली एस्पिरिन आप स्टार्ट करवा देते हैं कि टू प्रिवेंट फ्रॉम प्रीक्लैम्शिया, ठीक है. ये तो फिर टेबल है, इन्होंने बताया कि किस में फिर ज़्यादा चांसेस है. तो APLS में 9.7% प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीक्लैम्शिया, ये तो फिर ये इतना इंपॉर्टेंट आप लोग के नहीं है, ठीक है.
Symptoms of preeclampsia: advise pregnant women to see healthcare professional immediately if they experience symptom of preeclampsia, severe headache, problem with vision such as blurring, flashing before eyes, severe pain just below the ribs means epigastric pain, vomiting, sudden swelling of the face and hand and feet. तो ये आपने जल्दी इमिडिएटली पेशेंट को, जब भी आपके पास अगर नॉर्मल उसके साथ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की भी पेशेंट आ जाए ना और आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो मस्ट आपने उनको ये एडवाइस देनी है कि अगर पेशेंट को हेडेक हो, ब्लरिंग ऑफ विजन, वॉमिटिंग, एपिगेस्ट्रिक पेन, तो इमीडिएटली हॉस्पिटल आपने आना है, ठीक है। फिर ये पाइल्स क्राइटेरिया ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप प्रिवेंशन की तरफ आते हैं। लो डोज एस्पिरिन आपको बताया कि प्रेफरेबली या हम 75 mg स्टार्टेड बिफोर 16 वीक्स फॉर वोमेन इंक्रीज at increased risk for preeclampsia, particularly if any of the following: previous preeclampsia, APLS, obesity। मैंने आपको बताया कि अगर रिस्क फैक्टर्स हो तो इनमें हम वो स्टार्ट करवा देते हैं लो डोज एस्पिरिन टू प्रिवेंट चांस ऑफ प्रीक्लैम्शिया। कहते हैं कि अगर प्रीक्लैम्शिया लो डोज कैल्शियम इनटेक, तो इसमें भी फिर इफ़ेक्ट अच्छा होता है, प्रीक्लैम्शिया के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। और ऐसे पेशेंट में आप थोड़ा बहुत इनको कह सकती हैं कि एक्सरसाइज करें, ठीक है, 3 days पर वीक 50 मिनट्स। एंड अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट ओबीस है, इस टाइप के कोई मसले, साथ में कोई डायबिटीज़ है, तो फिर आप उनको एक्सरसाइज भी एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट देखें, ट्रीटमेंट पे क्या है, मोस्ट कॉमन एंटी हाइपरटेंसिव यूज्ड इन द यूके फॉर मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन आर एज फॉलोज, ठीक है। फर्स्ट लाइन हमारे पास क्या है, लेबेटोलॉल है, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर, ओरली एंड आईवी। हिस्ट्री में आपने मस्ट पूछना है कि पेशेंट एस्थमेटिक तो नहीं है, क्योंकि फिर अगर एस्थमेटिक है तो फिर लेबेटोलॉल एडवाइस हम नहीं करते, ठीक है, फिर ये अफेक्ट करता है लंग्स को। तो इसकी वजह से लेबेटोलॉल ओरली आप तब देंगे कि अगर फॉर एग्जांपल आपको बीपी का मैंने बता दिया था कि 150-100 तक आप ओरली दे सकते हैं, लेकिन अगर मोर देन 160-110 है तो आप आईवी देंगे, ठीक है। इफ़ लेबेटोलॉल इज़ नॉट सूटेबल तो सेकेंड लाइन हमारे पास निफेडिपिन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और अगर इससे भी ठीक ना हो तो थर्ड लाइन हमारे पास मीथाइल डोपा है। शुड बी चेंज बिफोर 3rd पोस्टनेटल डे, कैन कॉज पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ठीक है। हाइड्रोलिजीन हम इस वजह से ज़्यादा वो नहीं प्रेफर, क्योंकि ये सडनली बहुत ज़्यादा कैन कॉज हाइपरटेंशन। सडनली पेशेंट का बीपी कम हो जाता है और हाइपरटेंशन कॉज करता है, तो यूजुअली हम एक्यूट, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पेशेंट एस्थमेटिक है तो फिर आप उसमें तो लेबेटोलॉल आईवी नहीं दे सकते, तो फिर आप इनमें हाइड्रोलिजीन देते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिजीन हम जो डोज में देते हैं 5 mg, आप 5 mg देते हैं और रिपीट आफ्टर एवरी 15 मिनट्स। मैक्सिमम डोजेस आप इसमें 15 mg तक जा सकते हैं, 3 डोजेस, ठीक है। और आपने मस्ट इनमें फ्लूइड मैनेजमेंट इन पेशेंट में बहुत, क्योंकि प्रीक्लैम्शिया में ऑलरेडी पेशेंट के इतना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इसमें इतना एडिमा सारा फ्लूइड्स आ जाता है, ठीक है। और आप उसको फर्दर देंगे तो एडिमा इंक्रीज़ होगा, तो फिर आपने इनमें रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड करना है 80 ml पर आवर अंटिल अ पोस्टपार्टम डायलिसिस इज एस्टैब्लिश, ठीक है। ये भी बस क्रॉनिक हाइपरटेंशन का ये डेफिनेशंस तो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। एज ए जर्नली क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन डिसऑर्डर्स का क्या होता है कि बिफोर hypertension known before pregnancy or present in the first 20 weeks, chronic hypertension, essential, secondary, white coat hypertension, mask hypertension, और after 20 weeks transient gestational hypertension and preeclampsia, ठीक है, और de novo superimposed और chronic hypertension, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इक्लेम्शिया। व्हाट इज़ इक्लेम्शिया? पेशेंट का बीपी ज़्यादा है, मोर देन 140/90, साथ में प्रोटीनूरिया भी है, एंड देन पेशेंट ने डेवलप किया सीजर। सो प्रीक्लैम्शिया प्लस सीजर इज कॉल्ड एज इक्लेम्शिया। 25% ऑफ द इक्लेम्प्टिक सीजर विल अकर पोस्टनेटली। मैंने आपको बताया कि प्रीक्लैम्शिया के पेशेंट को आपने बहुत विजिलेंटली मॉनिटर करना है पोस्टनेटली, क्योंकि इनमें ज़्यादा चांसेस होता है, 25% चांस होता है कि वो इक्लेम्शिया डेवलप करें। तो पोस्टनेटली बड़ा ख़तरनाक है, इनको आपने बड़ा क्लोजली फॉलो अप करना है, ठीक है। मैक्सेल्फ इज़ द रिकमेंडेड ड्रग टू ट्रीट प्रीक्लैम्शिया, ठीक है। मैक्सेल्फ क्या करता है? इज़ अ वेज़ोडाइलेटर है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइज़र है,
रीनल एक्सक्रीशन। सो आप इनमें क्या करना है कि आपने एक्सक्लूड करना है कि रीनल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। अगर रीनल इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी की वजह से ये किडनी को इफ़ेक्ट करते हैं, तो आपने हिस्ट्री में मस्ट एक्सक्लूड करना है कि कोई रीनल प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है। अगर आपके पास पेशेंट एक दफ़ा फिट आए तो आप मैक्सेल्फ दे, सेकेंड दफ़ा फिट आए तो मैक्सेल्फ दोबारा आप रिपीट कर सकते हैं। रिकरेंट फिट्स हो तो फिर आपने पेशेंट को डाइज़ेपाम देना है। ठीक है। फर्स्ट लाइन डाइज़ेपाम नहीं है। ठीक है। फर्स्ट लाइन जो आपके पास है वो मैक्सेल्फ है। 2 दफ़ा फिट आ गए तो आप रिपीट कर सकते हैं। अगर थर्ड बार फिट्स आए तो आप डाइज़ेपाम दे सकते हैं। ठीक है। मैक्सेल्फ का फिर क्या होता है कि इसको आपने बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं, क्योंकि ये आपके जो किन किन चीज़ों का इफ़ेक्ट करता है। मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है, टॉक्सिसिटी करता है, तो जिसकी वजह से पेशेंट का स्लर स्पीच हो सकता है। ये रिस्पिरेटरी पैरालिसिस कॉज करता है, कार्डियक कॉज करता है। तो इन पेशेंट को आपने बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना है। ठीक है। मैक्सेल्फ की डोज़ आप जब देंगे ना, तो पेशेंट को आपने रिकॉर्ड पे डालना है। आपने उसका पल्स, बीपी, टेम्परेचर, पेशेंट की सैचुरेशन चेक करनी है। ये क्योंकि किडनी को इन्वॉल्व करता है तो यूरिन आउटपुट भी इसके साथ इंक्रीज़ हो सकती है, तो आपने फिर पेशेंट का यूरिन आउटपुट भी चेक करना है। ठीक है। पेशेंट जैसे आप मैक्सेल्फ देंगे तो साथ साथ आप पेशेंट को कैथेटराइज भी करेंगे, क्योंकि ये क्या करता है कि किडनीज़ को इफ़ेक्ट करता है। तो इसकी वजह से आपने पेशेंट को कैथेटराइज भी करना है, आपने आउटपुट को भी मॉनिटर करना है। दूसरा ये कि रिफ्लेक्सेस भी आपने देखने हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये आपके रिफ्लेक्सेस को भी अफेक्ट करता है। ठीक है। रिफ्लेक्सेस हो गया, स्लर स्पीच हो सकता है, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड कार्डियक डिप्रेशन। आपने एम कितना होना चाहिए, 4 to 8 mg per DL आपका मैक्सेल्फ के होना चाहिए। क्या कहते हैं, लेवल इतना होना चाहिए। अगर टॉक्सिसिटी अगर 10 तक हो तो इसमें क्या हो सकता है कि टेंडन रिफ्लेक्सेस पेशेंट के कम हो जाएंगे, और अगर 15 तक पहुंच गए तो पेशेंट के रिस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, और अगर मोर देन 15-30 तक पहुंच जाए तो फिर वो कार्डियक अरेस्ट कॉज करता है। अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट के रिफ्लेक्सेस कम हो रहे या पेशेंट की शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ख़राब हो रही है, तो इमीडिएटली आपने इन्वेस्टिगेशन सेंड करनी है, और आपने इमीडिएटली पेशेंट को जो मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट है। ठीक है। ये डोज़ आप याद कर लें। ठीक है। ये डोज इंपॉर्टेंट कंसाइज ये बातें हैं, ये आपने याद करनी, आपसे पूछते हैं फिर। ठीक है। MCQs में इस टाइप की आ सकती हैं। तो एंटीडोट क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट है। 1 ग्राम 10 ml ऑफ 10% सोल्यूशन इन 2 मिनट्स आपने ये देना है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास देखें ये अब डोजेज़ हैं। मैक्सेल्फ की डोजेज़ हम किस तरह दे सकते हैं, एक IV इन्फ्यूजन में, फॉर IV इन्फ्यूजन और फॉर इंट्रामस्कुलर मैग्नीशियम। आपने पढ़ा होगा उसमें, आपने उसके लेवल पे आपने पढ़ा होगा अपने फाइनल ईयर के लेवल पे कि किस तरह हम देते हैं। बड़ा कॉमनली रूटीन क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं पेपर में भी। ये बड़ा कॉमन वो है कि मैक्सेल्फ की डोज टोक्स वगैरह में भी आपको आया होगा ऐसे। ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, IV किस तरह आप देते हैं, आप लोडिंग डोज देते हैं। 4 ग्राम मैक्सेल्फ आपने 8 ml नॉर्मल सलाइन में आपने 20 cc सिरिंज लेनी है। ठीक है। ठीक है। 20 cc सिरिंज आपने लेना है। ठीक है। तो उसमें आपके पास जो होगा तो 8 cc आपका वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, जो हमारे पास 1 cc में हमारे पास 500 mg होता है। ठीक है। तो आपने 4 ग्राम लेना है। ठीक है। तो हमारे पास कितने cc हो गए, 8 cc आपने वो लेना है, क्या कहते हैं, मैक्सेल्फ लेना है, और बाकी आपने सेलाइन लेना है। ठीक है। और स्लो IV आपने देना है ओवर 15 to 20 मिनट्स में। ठीक है। जब आप ये दे दें, ठीक है, एडमिनिस्टर IV एट 300 ml पर हाल वाइल इन्फ्यूजन। ये आप इस तरह लोडिंग डोज भी दे सकते हैं, और फिर आपने ये देखो कि अल्टरनेट बटक पे आपने 5 ग्राम देना है। ठीक है। डायरेक्ट IM। ठीक है। ये IV आपने थ्रू कैनुला के थ्रू 4 ग्राम दे दिया, और बटक में आपने देना है, और आप थ्रू IV इन्फ्यूजन में भी डाल सकते हैं। 4 ग्राम आप इन्फ्यूजन में डाल दें, और फिर आप उसको स्लोली आपने उसको स्टार्ट करवाना है, और ओवर 24 आवर्स आपने ये कंटिन्यू करना है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप जब तक पेशेंट डिलीवर ना हो तो वो इन्फ्यूजन जाता रहेगा। ठीक है। लेकिन उसमें आपने बड़ा ख्याल रखना है कि पेशेंट को फ्लूइड ओवरलोड ना हो जाए, तो आपने मैक्सिमम मेंटेन 80 ml पर आवर पे आपने वो इन्फ्यूजन को सेट करना है। ठीक है। मेंटेनेंस डोज क्या है कि रिमूव 20 ml सोल्यूशन फ्रॉम 100 ml नॉर्मल सेलाइन इन्फ्यूजन बैग एंड डिस्कार्ड एट 10 ग्राम 4 एम्प्यूल 20 ml टू द बैग। बस आप यही वाला याद कर लें। ठीक है। ये वाला जो है IM मैग्नीशियम सल्फेट,
ये वाला ज़्यादा आपके लेवल पे, ये पिचर्ड रेजीम इसको हम कहते हैं। तो ये ज़्यादा पूछते हैं कि आपने लोडिंग डोज 4 ग्राम एज ए IV डोज एंड देन 5 ग्राम इन वन बटक एंड अनदर 5 ग्राम इन अनदर बटक, ठीक है। और फिर आपने मेंटेनेंस डोज किस तरह देनी है, 5 ग्राम इन अल्टरनेट बटक एवरी 4 आवर्ली फॉर 24 आवर्स, ठीक है। आपने जब आपने ये इनिशियल लोडिंग डोज दे दी तो मेंटेनेंस आपने एवरी 4 आवर आपने अल्टरनेट बटक पे, सेम बटक पे आपने फिर वो नहीं देना MXL। अल्टरनेट आपने नोट करना है कि प्रॉपरली आपने चार्ट बनाने के, हाँ अभी लेफ़्ट बटक पे लगाए तो फिर नेक्स्ट आपने राइट बटक पे लगाने, और जो आपके पास ऑन ड्यूटी होगा आपने मस्ट उनको बताना भी होगा और वो चार्ट भी आपने मेंटेन करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि फिर आपने ऑब्जर्व करना है, कंटिन्यू CTG मॉनिटरिंग करनी है मोर देन 26 वीक्स ऑफ जेस्टेशन एंड मैटरनल ऑब्जर्वेशन, रिस्पिरेटरी रेट आपको मैंने बताया, BP एवरी 30 मिनट, मैटरनल पल्स आर्ली, यूरिन आउटपुट आर्ली एंड रिफ्लेक्सेस आपने चेक करनी है, ठीक है। अगर मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो जाए तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें फॉर एग्जांपल आपको रिस्पिरेटरी रेट कम मिल रहा है, सेचुरेशन कम है, मसल पर रिफ्लेक्सेस, तो आपने एडमिनिस्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% 10 ml in 100 ml नॉर्मल सलाइन ओवर 10 to 20 मिनट्स। ये 10-10-10 का फार्मूला आप याद कर लें, ठीक है। 10% 10 ml in 100 ml नॉर्मल सलाइन ओवर 10 मिनट्स, ठीक है। ये 3-10 का आपने वो याद रखना है। अच्छा, हेल्प का मैंने आपको बताया, ठीक है। हेल्प क्या है, H क्या है, हेमोलिसिस है, EL क्या है, एलिवेटेड लिवर को इफेक्ट किया है, ठीक है। लिवर इन्वॉल्वमेंट है तो एलिवेटेड LFTs एंड, और इसके बाद फिर लो प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करता है तो LP लो प्लेटलेट्स, ठीक है। इंसिडेंस 12% इन सिवियर प्रीक्लैम्सिया वाले पेशेंट जिनका प्रोटीनूरिया बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, +3 एल्बुमिन आ जाए या मोर देन 300, तो इनमें चांस होता है कि पेशेंट हेल्प में जाए, ठीक है। तो ऐसी पेशेंट को आपने बड़ा मॉनिटर करना है, ठीक है। इनमें क्या होता है कि अक्सर पेशेंट अगर कहें कि राइट अपर कॉर्डन पेन है और इन्वेस्टिगेशन की है, सारी इन्वेस्टिगेशन, ऐसे पेशेंट को आपने बस ऑब्जर्व भी करना है। इनमें क्या होता है कि आपने कोई ख़ास मैनेजमेंट नहीं करनी होती, बस सपोर्टिव जितना आप इमीडिएटली वो आपने फिर क्या करना है कि जितने आप जल्दी से बेबी को डिलीवर कर लें ताकि पेशेंट का रिकवरी जल्दी होगी, ठीक है। तो जैसे ही अगर ऐसे पेशेंट हेल्प में आ गए तो इमीडिएटली आपने डिलीवरी प्लान करनी होती है। और बाकी सपोर्टिव मेजरमेंट, प्लेटलेट्स आपने इंडिकेटेड नहीं होते अगर पेशेंट आपके पास प्लेटलेट्स के जो वो आपके पास मोर देन क्या कहते हैं मेंटेन नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी के लिए आपको प्लेटलेट्स अगर 20,000 भी है मोर देन एनफ है, इन पे हम वो नहीं करते, प्लेटलेट्स नहीं लगाते। और अगर आप कोई एपिड्यूरल या स्पाइनल दे रहे हैं पेशेंट को तो उसके लिए आपके लिए प्लेटलेट्स मोर देन 50,000 होने चाहिए। तो इनमें आप प्रोफाइलेक्टिकली आप इनके प्लेटलेट्स वगैरह आप अपने पास आप जमा करवाएंगे, ठीक है, ब्लड बैंक में, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। बाकी इनका कोई सपोर्टिव मेजरमेंट है। प्रेजेंटेशन इज़ मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक, एपिगैस्ट्रिक पेन एंड राइट अपर ट्रीटमेंट इज़ ओनली सपोर्टिव। एंड इनका जो रियली intrahepatic hemorrhage or subcapsular hematoma can occur associated with significant mortality. Conservative management with ultrasound in stable patient and surgical management तब करना है जब अगर फॉर एग्जांपल subcapsular hematoma पेशेंट ने डेवलप किया है, hemostatic suture and lobectomy severe complication में, ठीक है। रीनल इसमें क्या है कि क्लासिकल पैथोलॉजिकल फीचर ऑफ प्रीक्लैम्सिया ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंडोथेलियोसिस ओलिग्यूरा इज कॉमन इन अर्ली पोस्टपार्टम एक्यूट रीनल फेलियर इज़ वेरी रेयर इन पेशेंट में, ठीक है। 1 in 10,000 to 1 in 15,000 ट्रीटमेंट इज़ सपोर्टिव। अक्सर ये प्रीक्लैम्सिया वाले पेशेंट चले जाते हैं एक्यूट रीनल फेलियर में, तो इनका बस फिर यही है कि जो नॉर्मल एक्यूट रीनल फेलियर वाले पेशेंट को आप ट्रीट करते हैं कि इनको स्ट्रिक्ट फ्लूइड मैनेजमेंट है, हाई प्रोटीन एंड लो पोटाशियम डाइट, डेली इलेक्ट्रोलाइट्स आपने इनको करना है, ठीक है। IV एंटीबायोटिक पर डालने हैं और खुद ब खुद वो मे नीड ऑफ अगर पेशेंट का क्रेट वगैरह ज़्यादा आ जाए तो एक्यूट रीनल फेलियर में डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इट्स टोटली नॉर्मल सपोर्टिव ट्रीटमेंट। न्यूरोलॉजिकल में क्या है, न्यूरोलॉजिकल में वो क्या हो सकता है कि पेशेंट को क्या हो सकता है कि फिट्स डेवलप कर सकता है और इंक्रीज चांसेस होते हैं इनमें सेरेब्रल हेमरेज का, ठीक है। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन प्रीक्लैम्सिया में तो न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेरेब्रल क्या हो सकता है कि एनकेफेलोपैथी एंड टेम्पररी ब्लाइंडनेस एमोरोसिस,
ठीक है, ये एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, इनमें कि सेरेब्रल हैमरेज हो सकता है और टेम्प्रेरी इनमें क्या है, अगर ये रिजॉल्व हो जाए तो इनकी ब्लाइंडनेस ठीक हो जाती है, ठीक है, मतलब ये टेम्प्रेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। एटियोलॉजी क्या है, इज़ कॉम्प्लिकेटेड बाय हीमो कंसनट्रेशन प्री-डिस्पोजिंग टू थ्रोम्बोसिस एंड वेजोस्पाज्म एसोसिएटेड विद फिट्स। कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेरेब्रल हैमरेज एन्केफेलोपैथी आर द लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसीज, ठीक है। पोस्टपार्टम पीरियड पे क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग आपने कौन कौन से ड्रग्स पर देने हैं, ठीक है। एडवाइस वुमेन विद हाइपरटेंशन हु विश टू ब्रेस्ट फीड दैट देयर ट्रीटमेंट कैन बी अडेप्टेड टू एकोमोडेट ब्रेस्ट फीडिंग दैट नीड टू टेक antihypertensive medication does not prevent them from breastfeeding. Explain to women that with hypertension who wish to breastfeed, तो आपने कौन कौन से मेडिकेशंस देने हैं ब्रेस्ट फीडिंग में, कौन आपने इन पेशेंट को भी AC इनहिबिटर्स, ARBs इस टाइप की इसमें शुरू नहीं करनी। जो ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ़ है हमारे पास लेबेटोलॉल सेफ़ है, मिथाइल डोपा तो हम नहीं दे सकते क्योंकि उसमें क्या होता है कि बेबी को वो पेशेंट डिप्रेशन में जा सकती है, तो उसमें जो सेफेस्ट ड्रग है लेबेटोलॉल है और या निफेडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, और या एनालिप्रिल आप दे सकते हैं। कहते हैं कि बाकी आप AC इनहिबिटर्स नहीं दे सकते, लेकिन एनालिप्रिल क्या है कि वो सेफ़ है, वो आप दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट का यही बताया हुआ है कि अगर कंसिडर एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट विद निफेटिपिन और एम्लोबिटिपिन इफ़ द वुमन हैज़ प्रीवियसली दिस टू सक्सेसफुली कंट्रोल हर ब्लड प्रेशर। अगर पेशेंट का फॉर एग्जांपल प्रीवियसली विदाउट बिफोर प्री प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी में ये इस ड्रग्स के साथ इनका वो ठीक जा रहे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ, तो इनको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर पेशेंट का लेबेटोलॉल के साथ ठीक जा रहे तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर पेशेंट क्रॉनिक हाइपरटेंशन थी हिस्ट्री और उसको क्या कहते हैं उसी में वो लेबेटोलॉल ले रही थी या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो भी ले रही थी, तो उसको आपने दोबारा वही ड्रग्स आपने शुरू करवाने हैं। और इसमें ये बताया हुआ है कि आपने स्वाइप करने हैं, अगर एक ड्रग के साथ कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स आप फिर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वेयर लास्ट लाइन जो है कि वेयर पॉसिबल अवॉइड यूजिंग डायरेटिक्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर to treat hypertension in women in the postnatal period who are breastfeeding और expressive milk, ठीक है। तो एक्सप्रेसिंग मिल्क इनमें आपने फिर AC इनहिबिटर नहीं देना। अब ये आपके जो ऑक्सफोर्ड की बुक है उससे मुझे एक प्रीक्लैम्शिया वाला वो मिला है, वो भी आपके साथ मैं जल्दी से कर लेती हूँ। सेम वही बातें, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन मैंने कहा आपके साथ ये मैं कर लूँगी। प्रीक्लैम्शिया definition of blood pressure more than 140/90 with proteinuria after 20 high, hypertension more than 20 weeks or proteinuria, this is preeclampsia. Prevalence hypertension 10 to 15% of pregnancy, preeclampsia 2 to 3%, eclampsia 0.5%, 0. in the UK, and eclampsia in preeclampsia women is 2%. जो मैंने आपको प्रिवेलेंस वाली वो बताई वो रीसेंट है, आप उसी को फिर फॉलो कर लीजिएगा। एटियोलॉजी इसकी अननोन है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ड्यू टू पुअर प्लेसेंटेशन कॉज यूरोप्लेसेंटल रेजिस्टेंट एंड एबनॉर्मल प्लेसेंटल फंक्शन। Preeclampsia is a vasoconstricted state and plasma contracted state associated with intravascular coagulation, associated with endothelial dysfunction. Increase endothelial dysfunction की वजह से क्या होता है, increase capillary permeability होगी। अगर increase capillary permeability होती है तो इसकी वजह से सारा fluids बाहर spaces में collect हो जाता है। Increase vascular tone होगा, increase fibronectin and platelet thrombosis। अगर पेशेंट को फॉर एग्जांपल हेल्प वगैरह में चले जाए तो ऐसी चीज़ें होंगी। बायोकेमिकल चेंजेस का है, डिक्रीज नाइट्रस ऑक्साइड बाय इंक्रीजेस ADM है, बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड ये बातें हैं। इंक्रीज थ्रोम्बोक्सिन, A2, एंजियोटेंसिन एंड एंडोथेलिन एंड डिक्रीज प्रोस्टासाइक्लिन, तो इसकी वजह से ये चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन आपको बताएं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। माइल्ड मॉडरेट क्या है, मोर देन BP more than 140/90 and proteinuria of 300 mg per 24 hours, and severe क्या होगा, BP of more than 160/110 and proteinuria of more than 5 gram per 24 hours। वहाँ पे डर है कि जितना ज़्यादा होगा severe में पे स्टिल बर्थ के चांसेस होंगे more than 5 gram के साथ। सिम्टम्स क्या है, headache, visual disturbance, epigastric right upper quadrant pain, vomiting, ankle swelling and seizure। Signs hyperreflexia, clonus, oliguria। Investigations में क्या क्या शो हो सकती हैं आपको जब अगर पेशेंट हेल्प डेवलप करे, तो डिरेंज लिवर एंजाइम, लो प्लेटलेट्स, एब्नॉर्मल रीनल फंक्शन, डिरेंज क्लॉटिंग एंड एलिवेटेड यूरिनरी प्रोटीन। रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे, हमने पढ़ा है कि एज मोर देन 40 है,
BMI more than 30, family history of preeclampsia, primary, multiple pregnancy, previous preeclampsia, H-mole, triploidy, pre-existing hypertension, renal disease, diabetes, APLS। तो ये रिस्क फैक्टर्स अगर पेशेंट में हुए तो हमने वो किया है कि इसमें प्रोफाइलेक्टिकली आप एस्पिरिन 75 mg आप स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है। प्रीक्लैम्शिया के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? हेल्प में जा सकती है पेशेंट, प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकता है, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, एक्लैम्शिया, पल्मोनरी एडिमा एंड DIC। Commonest cause of death in preeclampsia are cerebral hemorrhage and acute respiratory distress.